नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 33, 34 और 35 की। ये मूल अधिकारों का हमारा अंतिम भाग होगा और यहाँ से हम जितने भी मूल अधिकार थे उन सभी को पढ़ चुके होंगे। तो मैं पढ़ाने के पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मूल अधिकारों को बहुत अच्छे से आपको विस्तृत तरीके से अगर इसका अध्ययन आपको करना है तो जितने भी मूल अधिकारों के वीडियो मैंने बनाए हैं, अगर एक बार आप सारे के सारे वीडियो देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मूल अधिकारों से संबंधित जितनी जानकारी आपको हो जाएगी, शायद पहले नहीं थी आपको। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो आपको नहीं है, लेकिन इन वीडियो को देखने के बाद आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हों और बाकी पहले की वीडियो उन्होंने नहीं देखा है तो वो या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से पॉलिटी का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, वहाँ से जा करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके मैं सारे वीडियोस का मूल अधिकारों से संबंधित वीडियोस का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मूल अधिकारों के इस अंतिम भाग की। देखिए, सबसे पहले तो अनुच्छेद 33 की बात हम लोग करेंगे। अनुच्छेद 33 की बात करें तो ये अनुच्छेद 13 की 2 का अपवाद है। 13 की 2 का अपवाद है। तो बात ये है कि 13 के 2 में क्या है, तो आपने वहाँ पर देखा था कि 13 के 2 में कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती हो या न्यून करने वाली हो। तो इस तरह की विधि जो है वो राज्य नहीं बनाएगा। जबकि ये क्या है, ये अपवाद है। किसका अपवाद है? ये दोस्तों अनुच्छेद 33 का अपवाद है। अनुच्छेद 33 की बात करें कि इस पे क्या उल्लेख किया गया है, तो इस पे संसद को शक्ति दी गई है। संसद को शक्ति दी गई है। तो संसद को किस तरह की शक्ति दी गई है? संसद को इस तरह की शक्ति दी गई है कि कुछ विशिष्ट वर्गों के विशिष्ट प्रयोजन के लिए जो राज्य है वो मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगा सकता है। अर्थात यहाँ मान लेते हैं कि कुछ विशिष्ट वर्ग हैं, उन विशिष्ट वर्गों तथा विशिष्ट प्रयोजन के लिए, अर्थात किसी विशिष्ट कार्य के लिए, विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 33 के तहत संसद क्या कर सकती है कि मूल अधिकारों से या मूल अधिकारों पर रोक लगा सकती है। मूल अधिकारों पर रोक लगा सकती है। इस बात को आप याद रखिए। इतना संक्षिप्त और इतना विस्तृत दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। अनुच्छेद 33 को लोग पढ़ते हैं लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन आपको यहाँ एकदम चीज़ क्लियर होने वाली है। तो ये जो हमारा वीडियो है इसके माध्यम से 33-34 जो है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अनुच्छेद 33 में क्या है कि संसद को शक्ति है विशिष्ट वर्ग विशिष्ट के लिए, विशिष्ट वर्ग के संबंध में विशिष्ट प्रयोजन के लिए संसद चाहे तो मूल अधिकारों का निर्बंधन कर सकती है, मूल अधिकारों पर रोक लगा सकती है। अब मूलतः ये जो बात की जा रही है दोस्तों, ये ऐसे, अब इसमें से ये आएगा, सवाल ये आएगा कि आखिर वो वर्ग कौन से हैं। जैसे कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि जब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 15 का 4 पढ़ते हैं, 16 का 4 पढ़ते हैं, तो वहाँ कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जो वर्ग हैं उन लोगों के लिए वो रिजर्वेशन का, चाहे वो शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन हो 15 की 4 के अकॉर्डिंग और चाहे 16 के 4 के अकॉर्डिंग सरकारी नौकरियों में हो, तो वो भी विशिष्ट वर्ग माने जाते हैं। ये विशिष्ट वर्ग जो हैं ये उन विशिष्ट वर्गों से थोड़ा अलग हैं और उन विशिष्ट वर्गों के लिए वहाँ पर 15 के 4, 15 के और 16 के 4, 16 के 5, 15 के 5 में जो व्यवस्था की गई है वहाँ तो सरकार कुछ अलग उनके लिए विशेष करेगी, लेकिन यहाँ जो विशेष करेगी वो विशेष ये है कि मूल अधिकारों से कुछ वर्गों को वंचित किया जा रहा है। वहां मूल अधिकार उनके बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर संसद मूल अधिकारों से वंचित कर रही है। तो आखिरकार ऐसे वर्ग कौन हैं जिनको किस विशिष्ट प्रयोजन के लिए, विशिष्ट काम के लिए संसद ऐसा कर सकती है? तो ऐसे जो विशिष्ट वर्ग हैं दोस्तों, वो विशिष्ट वर्ग कौन से हैं? सशस्त्र बल, सशस्त्र बलों के जो सदस्य हैं, सशस्त्र बलों के सदस्य।
तो ये जो सशस्त्र बलों के सदस्य हैं, इनको संसद क्या करेगी कि विशिष्ट काम के लिए इनके मूल अधिकारों से इनको रोक सकती है। ठीक है, तो इस सशस्त्र बलों के सदस्य हो सकते हैं, अर्थात आर्मी के सदस्य हैं। अब आर्मी के अलावा बात ये आएगी कि और जो अर्धसैनिक बल होते हैं क्या उनके लिए भी? हाँ, तो अर्ध जो सैनिक बल हैं, अर्थात जो पैरामिलिट्री के जवान हैं, अर्धसैनिक बलों के साथ भी संसद ऐसा कर सकती है। इसके अलावा जो लोक व्यवस्था से संबंधित हैं, ऐसे बल जो लोक व्यवस्था से संबंधित हैं, अर्थात जैसे राज्य की जो पुलिस हैं उनको भी उनके साथ भी ऐसा कर सकती है। इसके अलावा जो आईबी, जो खुफिया विभाग के जो लोग हैं, इनके मूल अधिकारों को भी संसद विधि बना करके रोक सकती है। हो सकता है ये चीज़ आपको समझ में ना आई हो, लेकिन इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे हम अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, अगर सेना का जवान अगर वो यही कहने लगे कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, जिस पे कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें है और इससे कोई वंचित नहीं कर सकता, तो अगर सेना का जवान ये कहने लगेगा कि नहीं, हम अपनी जान नहीं देंगे क्योंकि हमें अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो आखिर हम अपनी जान क्यों दें? तो जब वो ऐसा कहने लगेगा तब समस्या खड़ी हो जाएगी, देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए संसद को ये पावर दी गई है कि वो इस विशिष्ट वर्ग, जो सेना के वर्ग हैं, ये भी एक राज्य के क्षेत्र हैं। सेना भी क्या है? राज्य का एक क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लिए संसद क्या करेगी? विशिष्ट काम, अब विशिष्ट काम ही है देश की सुरक्षा करना, तो उस काम के लिए इनके मूल अधिकारों को निर्बंधित कर सकती है, रोक लगा सकती है। तो ये चीज आपको पक्का यहां पर सफल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 33 में ये सारी बातें जो हैं लिखी हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 34 की। तो अनुच्छेद 34 में एक शब्द आपको याद रखना है, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? इसे हम ये कह सकते हैं सैन्य कानून, सैन्य कानून या सेना का कानून। जैसे यहां पर क्या होगा कि सेना, चूंकि सेना भी क्या है? सेना भी राज्य का एक क्षेत्र है। तो जहां पर सेना का कानून लागू होगा, जिस भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू होगा, उस क्षेत्र में लोगों के मूल अधिकारों से उनको वंचित किया जा सकता है। ये बात किस अनुच्छेद में लिखी है? अनुच्छेद 34 में लिखी है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो सामान्य जो प्रशासन है, जो सामान्य प्रशासन है, वो सामान्य प्रशासन अब क्या हो जाता है? ये सीधा सैन्य प्रशासन में तब्दील हो जाता है, सैन्य प्रशासन में तब्दील हो जाता है। अर्थात जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, जो भी संविधान में चीज़ें व्यवस्था की गई है, वो अगर परिस्थिति ऐसी बनती है कि उस क्षेत्र में आर्मी का कानून लागू होता है, तो वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ऐसी जो बात है अनुच्छेद 34 में लिखी गई है, इसी को कहते हैं मार्शल लॉ। और आपको ये भी याद होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि आपने सुना होगा कि फला सैनिक के ऊपर मार्शल लॉ लगा दिया गया। ये कब लगाया जाता है? जब सेना का जवान, सेना का सदस्य अपने सेना के नियमों का उल्लंघन करता है। अर्थात सेना के भी अपने नियम होते हैं, सेना के अपने अलग नियम होते हैं। अगर उन नियमों का वो उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उस जवान को, उस आर्मी के जवान को बाकी सामान्य नियम से नहीं बल्कि सैन्य नियम से उसको दंड दिया जाएगा। इसे हम मार्शल लॉ बोलते हैं। तो ये चीज ये आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो, तो वहां रहने वाले नागरिकों को के जो मूल अधिकार है उससे उनको वंचित कर दिया जाएगा। और इस तरह से वंचित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, राज्य विधानमंडलों को नहीं है। ये चीज यहां भी याद रखिए, ये चीज यहां भी याद रखिए, क्योंकि राज्य की जब बात आती है तो राज्य में संसद, जो कि भारत सरकार है वो भी आता है, राज्य की जो विधानमंडल है, राज्य सरकार, वो भी आता है। लेकिन यहां जिस राज्य की बात की जा रही है, यहां जिस विधानमंडल की बात की जा रही है, वो केंद्रीय विधानमंडल होगा। अर्थात इस तरह का पावर जो है राज्य के विधानमंडलों को नहीं दिया गया है। ये चीज भी आप यहां पर याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं जब अनुच्छेद 35 की, तो इसमें क्या है? इसमें भी वही है, संसद को शक्ति, यहां भी संसद को शक्ति दी गई है। किस तरह की संसद को शक्ति दी गई है? दंड विहित करने की शक्ति।
अर्थात दंड विहित करने की शक्ति, दंड विहित करने की शक्ति, इसका मतलब है दंड लगाने की शक्ति। तो अब 35 में, अनुच्छेद 35 में किस तरह के दंड लगाने की, किस अपराध के दंड को लगाने के लिए शक्ति दी गई है, तो आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 17 पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 23। 17 में छुआछूत के अंत की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 23 में कहा गया है बलात् श्रम से निषेध का अधिकार। अर्थात अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी के साथ भी छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर किसी नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो इस तरह का व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है, और इस अपराध के लिए दंड क्या होगा, इसका विधान बनाने की जो पावर है वो किसको प्राप्त है, अनुच्छेद 35 के तहत संसद को, पार्लियामेंट को प्राप्त है। ये इसका मतलब हुआ। अनुच्छेद 23 के तहत भी मूल अधिकारों में 2 ही तो मूल अधिकार हैं जिनके लिए दंड का प्रावधान भी साफ साफ तौर पर लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद साफ साफ यहाँ पर यही चीज़ दी गई है। इसके अलावा 16 के 3 की बात यहाँ की गई है, 16 के 3 की भी बात यहाँ पर की गई है कि इन अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसके लिए दंड क्या होगा, इस दंड का प्रावधान संसद शक्ति बना करके करेगी। इस तरह की पावर जो है वो संसद को प्राप्त है। ये अनुच्छेद 35 में लिखा गया है। तो मोटा मोटा आप देख रहे हैं कि 33, 34, 35, 34 को छोड़ दें तो 33 और 35 में साफ साफ बस ये है कि यहाँ पर संसद को विशेष पावर दिया गया है। यहाँ पर संसद को विशेष पावर ये है कि कुछ विशिष्ट वर्ग को के संबंध में विशिष्ट प्रयोजन के लिए उनके मूल अधिकारों को रोक लगा सकती है उन पर। और वो किन किन पर रोक लगा सकती है, सशस्त्र बलों के सदस्य पर, अर्धसैनिक बलों पर, लोक व्यवस्था के लिए जो पुलिस होती है, और आसूचना ब्यूरो जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इनके सदस्यों पर इनके मूल अधिकारों को रोका जा सकता है। पर यहाँ 34 में क्या है, सैन्य कानून की मुख्य रूप से बात की गई है कि जहां पर भी सैन्य कानून लागू होगा वहां पर रहने वाले नागरिकों के मूल अधिकारों से उनको वंचित किया जा सकता है। ये बात जो है अनुच्छेद 34 में है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है संसद को भी शक्ति यहां पर दी गई है। संसद को शक्ति किस विषयों पर दी गई है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो भी अपराध किए जाते हैं उनके लिए जो दंड बनाने का पावर है, दंड बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है। बस इतनी सी बातें यहाँ पर हमने की। अनुच्छेद 33 और 34 में बस इतनी सी बात यहाँ पर लिखी गई है। तो आज का ये मूल अधिकारों का अंतिम भाग था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं या पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।